तो लेक्चर 5 है और माइटोसिस को कंक्लूड कर रहे हैं। पिछली क्लास में जो चीज पढ़ी थी माइटोसिस के बारे में वो ये था कि दो सेल बन गए थे और दोनों सेल अलाइक थे अपने पेरेंट से। हमने शुरू में ही लाइन डिफाइन कर दी थी, माइटोसिस इज स्टेटेड एज इक्वेशनल डिवीजन। तो जब हम ऐसे डिफाइन कर दे कि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है तो वो हेंस प्रूव्ड हो गया है। Number of chromosome, amount of DNA in the daughter cells are same as that of their parent cell in G1। ये बात वहां पर प्रूफ। अब आगे की कंडीशन सुनिए। आगे की बात ऐसी आती है जिसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि दैट जो मेंशन करा वो था माइटोसिस, डॉटर सेल के नंबर 2, दोनों डॉटर सेल्स अलाइक, राइट, दोनों डॉटर सेल भी अलाइक होंगे ऐसा हम मेंशन करते हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा था और माइटोसिस को मेंशन करते हो कि दैट इससे वेरिएशंस नहीं है। और खास अगर माइटोसिस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हुआ तो रिप्रोडक्शन, एक मिनट सिग्निफिकेंस में पढ़ेंगे, रहने दो। हाँ भाई, क्या डिस्कशन है? तुम बंद होगे तो मैं चालू होऊंगा, क्या डिस्कशन कर रहे हो? तो हम मेंशन कर रहे हैं कि दैट माइटोसिस में दो डॉटर सेल्स, इक्वेशनल डिवीजन, नो वेरिएशन। आज का टॉपिक पहला आएगा जिसे मेंशन करने वाले हैं हम लोग, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। प्लस इसके अलावा कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में हैं और उसे हमें जस्टिफाई करना है। पहले तो यही कर लें, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। एक, इट लीड्स टू लीनियर हेरिडिटी। लीनियर हेरिडिटी का मतलब होता है नो वेरिएशंस, अगली जनरेशन में कोई वेरिएशंस नहीं जाएगी, राइट। हेल्प्स टू रिटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम मेंटेन करेगा। हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, ये कितना सही है? मल्टी सेल्युलर में ग्रोथ, यूनिसेल्युलर में रिप्रोडक्शन, और खुद सेल के लिए अगर कोई कहे तो सेल रिपेयर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोटिक होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी माइटोटिक होता है। इनमें से किसी भी टाइप के रिप्रोडक्शन की बात करो, चाहे सेक्सुअल हो या वेजिटेटिव, बोथ आर माइटोटिक। कहने का मतलब क्या है? जब ऑस्प्रिंग एक जैसे हो और पेरेंट से ऑस्प्रिंग में कोई वेरिएशन ना आए, उसको हम लोग माइटोटिक मानेंगे, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों ना हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही क्यों ना हो। जैसे बोलते हैं ना कटिंग, लेयरिंग, ये चीजें, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल है। फ्रेगमेंटेशन, ये माइटोटिक प्रोसेस है क्योंकि वेरिएशन को पास ऑन नहीं करती। सेम वही बात चलती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एक सेल, उसके दो डॉटर सेल्स बने, दोनों एक जैसे दिख रहे और अपने पेरेंट सेल के जैसे भी, नो वेरिएशंस एट ऑल, ये ऐसे डिफाइन हो जाता है। अब बात वेरिएशन से अलग, माइटोसिस से नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं मान लिया, लेकिन इसका फायदा कर सकते हैं क्या किसी तरीके से? यस। कैन वी एक्सप्लॉइट इट कमर्शियली? डेफिनेटली यस। इसमें से एक एक्सप्लॉइटेशन है, उसे हम लोग कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। कैसे अचीव करेंगे? लास्ट क्लास में हमने नाम पढ़ा था माइटोटिक पॉइजन का, उन्हीं का एग्जाम्पल लेकर पढ़ते हैं। ये हुए क्या? सब आइडेंटिकल होंगे इसलिए माइटोटिक बोलते हैं।
डन। तो साइटोकाइनेसिस के लिए एक लाइन लिखी है, पीछे पलटो देखो, जहां पर हमने साइटोकाइनेसिस हेडिंग बनाई थी उसमें लिखा था साइटोकाइनेसिस यूजुअली फॉलोज कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कि साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है, ऐसा हमारा मानना है। हमारा मानना गलत भी तो हो सकता है। कॉमनली लिखा है, ऑलवेज थोड़ा ना लिखा है। हम लिखते हैं कैरियोकाइनेसिस is not always followed by cytokinesis। यूजुअली ऐसा होगा, लेकिन जब नहीं होगा वो वाले केसेस पढ़ते हैं। इसके दो खास एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। एक, जहां कैरियोकाइनेसिस ही पूरा नहीं हुआ तो साइटोकाइनेसिस बात की बात हो। हम लोग तो खैर वो पढ़ेंगे जहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, हम लोग वहां पढ़ रहे हैं। केस को देखें। एग्जाम्पल इज where we have observed free nuclear division। मतलब कि कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई आ गए। अब ऐसे स्टेज को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, या कह सकते हैं सिनोसिटिक, या कह सकते हैं सेंशियल या सेंशियम। मल्टी न्यूक्लिएट बनाने का तरीका, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस is not followed by सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो मेम्ब्रेन से या वॉल से बट जाना चाहिए था, ऐसा ना हो पाया, लीडिंग टू मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज। इसी से मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आएगी। आप मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज के लिए दूसरा नाम बोल रहे हो सिनोसिटिक और सेंशियम। एग्जाम्पल, हम सेल डिवीजन पहले पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में पहले मॉर्फोलॉजी आ जाती है, वो सारी चीजें आ जाती है जहां पे इसके एग्जाम्पल मेंशन्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा इनडाइजेस्टिबल लगता है कि हम ये कहां से पढ़ने लग गए बीच में। तो ये नाम आता है, उसको कहते हैं लिक्विड सेंशियम इन कोकोनट, यानी एक्चुअली ये कोकोनट का एंडोस्पर्म है। अब ये एंडोस्पर्म वर्ड बाद में देखा जाएगा क्या होता है। और भी एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल में आता है टेप्टम सेल्स ऑफ एंथर वॉल। एंथर में टेप्टम के सेल्स, वो भी मल्टी न्यूक्लिएट हैं। दीज आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहां मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम बाद सेल वॉल आ जाए, नहीं। सेंशियम मींस मल्टी न्यूक्लिएट।
दूसरा देखते हैं जहां पे कैरियोकाइनेसिस अरेस्ट हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आई। हमने माइटोटिक पॉइजन में नाम लिखे थे अलग अलग, उनमें से एक नाम है कॉल्चिसिन या एक और नाम है विनब्लास्टिन। इन दोनों का काम है स्पिंडल एपराटस को ब्रेक कर देना। जब स्पिंडल एपराटस टूट जाएगा तो सेंट्रोमियर के टूटने पर सेपरेट होने वाले सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पर नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि सेल में 2n से 4n हो जाएगा या n से 2n हो जाएगा, 3n से 6n हो जाएगा, यानी इसे कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। डिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड हो जाए, हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो जाए, और ऐसे केसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गए तो मानते हैं कि कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। इसका कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन हम लोग वीट की ब्रीडिंग में देखते हैं। मॉडर्न ब्रेड वीट हेक्साप्लॉइड है, यानी 6x। उससे पहले का एक और एक वीट वैरायटी है जिसको ड्यूरम वीट बोलते हैं, जिससे रवा सूजी मिलती है, इंग्लिश में बोलते हैं सेमोलिना। उसके अंदर 4x क्रोमोसोम्स है, यानी टेट्राप्लॉइड। जबकि नॉर्मली सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। ओके, ये कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन है पॉलीप्लॉइडी का। हेडिंग एंडोमाइटोसिस कहलाएगी। सब हेडिंग ही है माइटोसिस के अंदर। Karyokinesis is arrested prior to एनाफेज, मतलब मेटाफेज में, by destruction of तू भी जा। Right, karyokinesis is arrested prior to anaphase by destruction of spindle apparatus। जिसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। आप इसके लिए यूज कर सकते हैं कॉल्चिसिन। एप्लीकेशन ऑफ कॉल्चिसिन लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए। इसी का नाम एंडोमाइटोसिस दिया गया है। पीवाईक्यू है, आया हुआ क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम के अंदर पूछा था उन्होंने कब किया जाता है, तो मेटाफेज में ऐसा करेंगे। यूटिलाइज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, बस इतना। अब प्लांट ब्रीडिंग यूज में नहीं है ना, चैप्टर बचा ही नहीं। एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूं, वो है मॉडर्न ब्रेड व्हीट, साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। लिखने का तरीका देखो, पॉलीप्लॉइड कैसे लिखे जाते हैं, 2n
6x42 पढ़ेंगे हेक्साप्लॉइड। बता रहा है कि एक जैसे कितने क्रोमोसोम है? 6, इसलिए हेक्साप्लॉइड। जबकि एक दूसरा एग्जाम्पल जिसे बोलते हैं ड्यूरम वीट, नाम होगा टिटिकम, डायोकोकम। उसको लिखते हैं 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू, x की वैल्यू सेम है, यहां पर x 7 निकलेगा, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आएगा आंसर 28। ये टेट्राप्लॉइड है। इससे मिलती है सेमोलिना, रवा या सूजी, इससे मिलता है। वो टेट्राप्लॉइड है। द ग्रेन्स कैन नॉट बी ग्राउंड इनटू फाइन पाउडर। आप फाइन पाउडर नहीं बना सकते उसका, उतना बारीक आटा नहीं बन सकता, रोटी बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए और थोड़ा चेंज करना था। अब सोचो कि अगर कोई कैरेक्टर जीन्स के कारण और जीन्स क्रोमोसोम पर होते हैं तो क्रोमोसोम के नंबर बढ़े तो कैरेक्टर बढ़े, ऐसा माना जाता है। इमेजिन करने की बात है, मतलब हम अपने अंदर अगर ऐसे कुछ चेंजेस ला पाए तो मत लाना। पहले ही ह्यूमन इतना से ही बहुत ज्यादा तबाही कर चुका है। 10 हाथ होंगे तो पता नहीं क्या करेगा, 2 हाथ काफी हैं। वर्ड याद रखे, उसका नाम पॉलीप्लॉइडी। हम्म, मानो तो क्या दिक्कत है? जब कोई क्रोमोसोम जोड़ी में होंगे से 2n लिख सकते हो, उसमें क्या हुआ? लीफ, रूट, स्टेम के सेल्स को डिप्लॉइड माना जाता है, लिख दिया डिप्लॉइड। अब एक्चुअल अंदर की असलियत अलग है। एक जैसे 6 क्रोमोसोम है, तो है तो जोड़ी में ना। एक जैसे 6 क्रोमोसोम मतलब 3 पेयर है, तो 2n लिख सकता हूं मैं। 2n इक्वल टू 5x भी लिख सकता हूं, समझे? अब उतनी चीजें बची नहीं बताने लायक कि क्यों केले के अंदर सीड नहीं बनते हैं, उसका कारण इसमें मियोसिस आ रहा है ना, अभी देखते हैं। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स एविडेंट इन, काइनेटोकोर कब जुड़ेगा? मेटाफेज, राइट? आंसर शुड बी 1 ए। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं, लेकिन इतना समझता हूं कि मेटाफेज से एनाफेज में आने के लिए जो भी चीज बनती होगी उसको क्या बोलेंगे? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर था एम फेज में लाने के लिए सेल को, वैसे ही एनाफेज में लाने के लिए ये एपीसी होता होगा। बोल रहे हैं इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल्स। यानी एनिमल में एनाफेज हो जाए, माइटोसिस हो जाए, उसके लिए ये जरूरी है। अब अगर ये नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? एनाफेज नहीं होगा। अब अगर कोई कहता है कि एपीसी नहीं बना, तो इसका मतलब एनाफेज भी नहीं होगा, क्योंकि इसका नाम है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये नहीं बना मतलब एनाफेज को कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, बस खत्म। चूज करो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू अकर। क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस। भैया कंडेंस तो वो कब हो गए थे? वो तो मेटाफेज में ही
कंडेंस हो गए थे, तो इसलिए ये बात तो हो गई, गलत हो जाएंगे। क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, ये पता नहीं, पढ़ा नहीं, देखते हैं। अगला, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, ये बात सही है। कब होते हैं ये सेग्रीगेट, कब होते हैं? एनाफेज में। और नहीं होंगे मतलब एनाफेज नहीं हो पा रही होगी। चलो अगला ऑप्शन देखते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म्स विल अकर, ये मियोसिस का इवेंट है। हो गए एलिमिनेट, लग गया आंसर सी। क्लियर, ये सी होगा कि एनाफेज नहीं हो पाया, एनाफेजिक मूवमेंट नहीं हुई। स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू, किससे? सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर? काइनेटोकोर। टीलोमियर नो, सेंट्रोमियर नो, काइनेटोसोम नहीं। आंसर क्या है? काइनेटोकोर। Which of the following options give the correct sequence of events during mitosis? Mitosis में करेक्ट सीक्वेंस बताना है, मतलब ट्रू सीक्वेंस। मुझे जो याद आ रहा है वो ऐसा है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमेटिन हो रही थी, कंटिन्यू कर रही थी प्रोफेज में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब। उसके बाद हमने कहा कि कॉम्पैक्ट हो गए हैं और सारे के सारे इक्वेटर पर अलाइन। फिर हमने कहा कि स्पिंडल फाइबर्स के प्रेशर के कारण या उसके टेंशन के कारण सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, अपोजिट पोल पे जाते हैं, डिकंडेंस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आती है। यही था कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है भाई? कंडेंसेशन सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली सही है, क्रॉसिंग ओवर गलत, ये मियोसिस का इवेंट है। कंडेंसेशन सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली सही है, अरेंजमेंट एट इक्वेटर सही आ गया। ठीक है, प्रोफेज मेटाफेज चल रहा है, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेंट्रोमियर ही लिखा है ना, हाँ सेंट्रियोल भी लिखा हो सकता था, वो गलत है। सेंट्रोमियर डिवीजन, एनाफेज सही है, एनाफेज में सेग्रीगेशन सही है, टीलोफेज आ गया। मुझे लग रहा है आंसर बी है। क्लियर, आगे देखते हैं। वैसे कंडेंसेशन हुआ सही है, क्रॉसिंग ओवर गलत, इसमें होता ही नहीं। अगले पे कंडेंसेशन हुआ सही है, अरेंजमेंट एट इक्वेटर सही है, सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ सही है, सेग्रीगेशन हुआ वो भी सही है, और टीलोफेज हुआ ये भी सही है। बात ये है कि बी ज्यादा इलाबोरेटेड है यहां पे बीच का स्टेप, इसलिए हमने उसने बोला करेक्ट सीक्वेंस लगाओ, तो मोर करेक्ट लगाएंगे ना। करेक्ट तो डी भी है, लेकिन उससे ज्यादा सही बी है। Which one of the following never occurs during mitotic cell division? माइटोसिस में नहीं होता, यानी फॉल्स ढूंढो। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होता है, मुझे फॉल्स चाहिए जो नहीं होता। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स सही है, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स सही है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फॉल्स है। ये इवेंट किसका है? मियोसिस का। आंसर है ऑप्शन डी। ना विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेस, अब मेटाफेस के टर्म में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब फॉल्स चाहिए, और इवेंट है मेटाफेस। मेटाफेस में हमने पढ़ा है सारे क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर, जगह को बोलते हैं मेटाफेसिक प्लेट। ओके, जरा देखें, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक प्लेस, सही यही लिखा था ना, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेस। ये हो गया ट्रू, मुझे चाहिए फॉल्स। क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, इतने कंडेंस्ड की मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडीड इन द सेम फेस, यानी ये भी हो गया ट्रू। मेटाफेस क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड, गलत, 4 नहीं 2 होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, ये सही है, नंबर गलत है, ये भी फॉल्स हो गया। आंसर 4 है, इसका मतलब पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, सही है, क्रोमोसोम इक्वेटर पर हैं, सेम प्लेन पर हैं। अच्छा फॉल्स पूछा है क्या? सॉरी, हाँ फॉल्स पूछा था ना, मैं भूल गया, तो ये भी हो गया ट्रू।
कौन है? टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुकी है। यानी इससे पहले क्या क्या हो चुका होगा? क्रोमोसोम बिगिन टू अनकॉइल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर, ईआर गोल्जी अपराटस भी बनने लग गए। तो कह रहे हैं कि स्टेज, पहली बात तो टीलोफेज है, तो बाकियों को कट कर देंगे। दो बच्चे 50-50, टीलोफेज टीलोफेज, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म सही है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म्ड येट। तो फिर हुआ क्या है? आंसर होगा ए। इजी। क्या करेक्ट ही तो पूछा था ना, फॉल्स थोड़ा ना पूछा था। अब है मियोसिस। वैसे मियोस वर्ड का मीनिंग होता है टू रिड्यूस। रिड्यूस करने को मियोसिस कहते हैं। लाइन जरा ध्यान से सुनो। इससे पहले लिखो, उससे पहले माइटोसिस बिगिनिंग निकालो, वेयर डस माइटोसिस अकर। वहां देखो, माइटोसिस अकर्स इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स इन एनिमल, मिला। लेकिन साइड में क्या लिखे हुए हैं दूसरे? याद आया? जर्म सेल कौन सा डिवीजन हुआ उसमें? ये रहा, राइट। जब वो कहते हैं कि हम एनिमल सेल में सेल डिवीजन, एनिमल में सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो सोमेटिक सेल में होने वाले डिवीजन को माइटोसिस देखते हैं, और जर्म सेल में होने वाले को क्या देखते हैं? मियोसिस। इसलिए वहां पे लिखा है कि दैट इन एनिमल माइटोसिस अकर्स इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल, क्योंकि डिप्लॉयड जर्म सेल में तो क्या होता है? मियोसिस। और क्या बनते हैं? नीचे देख लो, गैमीट। और वो कैसे हो गए थे? हैप्लॉइड। उनमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ थे। प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस, लीड्स टू हैप्लॉइड फेज। ठीक है, और बोल रहे हैं कहां होगा? फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉइड फेज, फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉइड फेज। यहां पे इन्होंने एक वर्ड लिखा है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मुझे जानना है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के जीवन में दो घटनाएं आनी ही हैं। एक का नाम होता है मियोसिस और दूसरे का नाम होता है फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। इसके बगैर वो चलेगा ही नहीं, गुजारा नहीं है। ठीक, अब देखो, अगर कह रहे हैं कि दैट फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज, इसका मतलब मियोसिस का अपोजिट कौन? फर्टिलाइजेशन, माइटोसिस नहीं। मियोसिस में क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। और फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज, हाफ को कह रहे हैं हैप्लॉइड, फर्टिलाइजेशन वापस क्या कर रहा है? डिप्लॉयड। यानी मियोसिस का अपोजिट कौन है? फर्टिलाइजेशन। अगर सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मियोसिस और सिंगेमी होती है, तो जरा उसका मतलब समझ लेते हैं, इन लाइनों को जान लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? पता है ये कौन से सेल हैं? ये कौन से ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है? ये सारी बातें हो रही है किसकी? एडिबल की।
लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्लांट में भी होता है, एल्गी में भी तो हो सकता है, सिर्फ एनिमल में क्यों? ये बातें एनिमल के लिए हैं। सबके लिए जो बातें लगेंगी उसको पढ़ना है। पहले पॉइंट लिखो, इसके मतलब लिखते हैं। राइट, डन यहां तक? ये आपके बाद का पोर्शन होना चाहिए, इसी को हम लोग इंडिकेट करेंगे। डन। अब ये चीजें जब हमने पढ़ी तो हमने कहा कि इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे उनके बारे में समझ लो। लिखा है डिप्लॉइड का हैप्लॉइड होता है, वो ठीक है। अब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है, यहां लिखा है डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हो रहा है, अंडरस्टूड। जहां पेयर्ड है वहां आधा आधा बांटा जा सकता है, लेकिन क्या हैप्लॉइड सेल मियोसिस कर सकते हैं? आंसर है नहीं। क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस कर सकते हैं? देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है ह्यूमन का, जो कैसे होते हैं, ट्वेन। ट्वेन के हिसाब से एक तरफ बात आ रही है मेल पेरेंट यानी फादर, और दूसरी तरफ फीमेल पेरेंट माने मदर। जरा क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने वाली बात के बारे में बात करेंगे।
यहां 2n इक्वल टू कितने क्रोमोसोम है? 46। यहां 2n इक्वल टू कितने क्रोमोसोम है? 46। लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर, दोनों ही जगह पर, यहां मदर में भी एंड द सेम फादर में भी, एक डिवीजन हुआ जिसके रिजल्ट से बनने वाले जो गेमीट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड। इधर एग वो कैसा है? एन। और इधर स्पर्म सेल वो भी कैसा है? एन। यानी 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलो वो लिख देते हैं वैसे ही, 23 करके विल बी इजियर फॉर अस, मैथ आसान हो जाएगी, बिना स्टेप स्किप किए लिख देते हैं। द फर्टिलाइजेशन हैपेंड, और फर्टिलाइजेशन का नतीजा है कि यहां पर जो बनेगा उसको हम लोग नाम देते हैं जाइगोट। आई लर्नड जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, राइट? रीजन, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, क्योंकि गैमीट्स से बन रहा है इसलिए हमेशा कैसा होगा? डिप्लॉयड, क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ये मेथड यहां पे जो था उसका नाम था गैमेटोजेनेसिस, और ये गैमेटोजेनेसिस कैसे है? मियोटिक। ये गैमेटोजेनेसिस कैसा हुआ? मियोटिक। गैमीट बनाने के लिए मियोसिस। कौन से सेल है मदर सेल में और फादर में? यहां पे सेल के नाम क्या लिखेंगे? जर्म सेल। इधर पे भी लिख देना जर्म सेल। ठीक है, ये वाली बात यहां पे हो गई, हमें समझ में आ गया। जर्म सेल मियोटिकली डिवाइड होकर गैमेट बना देते हैं, बन गया। आगे की इंसिडेंट सेम नहीं, दूसरा एग्जांपल अलग तरीके से लिखेंगे। नाम है ऑर्गेनिज्म का क्लेमाइडोमोनास। इससे पहले इसे जानते हैं कि एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है। अब जानो कि ये एक्चुअली हैप्लॉइड होते हैं, एन। मेल फीमेल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लेमाइडोमोनास में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां मेल गैमीट होंगे, एक मिनट, फीमेल गैमीट होगा, वो भी कैसे होगा? एन। इससे जो भी गैमीट प्रोड्यूस होंगे दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन माइटोसिस। यहां प्रोसेस को लिख दिया मैंने गैमेटोजेनेसिस, लेकिन यहां पे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसी हो गई? माइटोटिक। मियोटिक नहीं हो सकती। ठीक है, एक तरफ मेंशन कर देना कि मेल गैमीट होंगे, एक तरफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट भी एन होगा और मेल गैमीट भी एन। मैंने ये नहीं कहा एक पेरेंट से आए, जस्ट ये लिखने का एक तरीका है बस। मेल गैमीट भी है एन। दोनों कभी फ्यूज हुए रिजल्ट में बता देते हैं। ये कहीं जाके फ्यूज हुए और फ्यूज होकर हमने कहा इन्होंने बनाया जाइगोट। प्लॉइडी कितनी होगी? 2n। जाइगोट के अलग अलग नाम भी हैं, जूस्पोर या ऊस्पोर भी, सॉरी जाइगोस्पोर और ऊस्पोर भी जाइगोट के लिए यूज होने वाले अदर वर्ड्स हैं। आई रिपीट, जाइगोस्पोर एंड ऊस्पोर। जाइगोट की प्लॉइडी 2n है, लेकिन नया क्लेमाइडोमोनास तो हैप्लॉइड होना चाहिए था, इसलिए जाइगोट में हो गई मियोसिस, और जाइगोट के मियोसिस से बन गए यहां पर स्पोर। स्पोर से डेवलप होगा नया क्लेमाइडोमोनास। नया ऑर्गेनिज्म। प्लॉइडी एन है, क्लेमाइडोमोनास एन है। लो जी, यानी इवन अ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कैन डू मियोसिस। हैप्लॉइड सेल नहीं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। यहां जहां मियोसिस हुआ है इस जगह का नाम जाइगोट, यहां जहां मियोसिस हुआ है जगह का नाम जर्म सेल। जैसे माइटोसिस करने वाले सेल को
माइटोसाइट कहते हैं। मियोसिस में जाने वाले सेल को मियोसाइट कहेंगे। दैट वे सिंपल। ओके, ऐसे हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो मियोसाइट, माइटोसाइट। अब मियोसाइट हमेशा क्या होंगे? डिप्लॉइड। और देखो एग्जाम्पल बताओ मियोसाइट के। एक, जर्म सेल। दूसरा, जाइगोट। तीसरा लैंड प्लांट में होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस और एंजियोस में उसका नाम होता है स्पोर मदर सेल। राइट, ये हो गए तीन। नंबर नेक्स्ट, fertilization is a compulsion in sexually reproducing organism. It can occur either prior to fertilization or post fertilization, लेकिन होगा, होके रहेगा। सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मियोसिस और फर्टिलाइजेशन होते हैं। क्लियर? फर्टिलाइजेशन इधर प्री या फिर पोस्ट फर्टिलाइज, सॉरी, मियोसिस इधर प्री या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होते हैं। ये लिखा ना, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ना यहां पर ही बात आती है, वो ऑर्गेनिजम्स या तो हैप्लॉइड हो सकते हैं या डिप्लॉइड, दोनों में से कोई सा भी चलेगा।
हाँ जी, हुआ ये। आंसर आता भी हो तो बोलना नहीं, ना बाजू वाले को बताना उसे ना आ रहा हो तो। और कोई पूछने की कोशिश मत करना, क्योंकि उससे फिर एक क्वेश्चन और पूछ लूंगा। हम्म। दो हैं आपके सामने, एक असर्शन रीजन है और एक स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बहुत बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं नहीं, फैक्चुअल हैं। अभी तक की पढ़ी हुई चीजों के हिसाब से आंसर देना बहुत सिंपल एंड इजी है। ठीक है, बस बात ये उसके लिए जिससे मैं ना पूछूं, जिससे पूछूं उसको डिफिकल्टी लगेगा, कि वो यही सोचेगा सर दूसरा क्वेश्चन ना पूछें। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लड़कियां चिंता मत करो, तुमसे नहीं पूछेंगे, लड़कों से ही पूछते हैं। लड़कियों का भविष्य सुरक्षित है। तुम दूसरे बैच में पूछ रहे थे रिजल्ट, क्योंकि उसका रिजल्ट ऐसे मेल पे डिस्प्ले नहीं हुआ, उनके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आया था। तो उसके अंदर फर्स्ट लड़की, सेकंड वो भी लड़की, थर्ड वो भी लड़की, फोर्थ वो भी लड़की। लड़कों की तरफ घूम के मैंने यही कहा तुम्हें शर्म कर लेनी चाहिए। केवल आबादी ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब लड़कियों के नंबर सारे सब्जेक्ट में, अच्छा हाईएस्ट भी सारे सब्जेक्ट में लड़कियों के नंबर। फिजिक्स में हाईएस्ट लड़की है, जरूरी नहीं है कि वो टॉपर हो। बॉटनी में हाईएस्ट लड़की, केमिस्ट्री में हाईएस्ट लड़की, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी में भी, जुलॉजी में भी, चारों में। कुछ करो बे। ठीक है, फिर समझ लो, तुम्हें देखने वाले आया करेंगे। ठीक है, और लड़कियां झूलते हुए तुमसे पूछा करेंगी पैर पे पैर रखकर, खाना बना लेते हो? रोटी गोल बनानी आती है? इसलिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दी? कैरियर सेट है लड़के का? तुम्हें अगर रोटी बनानी आती है, तुम्हें हम लोग साउथ एक्सपोर्ट कर देंगे। वहां बहुत पैसा मिलता है रोटी बनाने वाले को, चावल बनाने वाले से ज्यादा पैसा उसको मिलता है। जितना यहाँ पे शेफ नहीं कमाता, उतना वहां पे रोटी बनाने वाला कमा लेता है। रोटी बनाने वाले लोग नहीं है, खाने वाले लोग हैं।
हमने खाई थी 72 रुपए की रोटी, 72 रुपीज, 2.5 किलो आटा आ जाता उतने में। बनाता कौन, लेकिन बात यही थी। भैया सोच लो, ठीक है। मुझे चिंता, मैं जेंडर बायस नहीं हूं ना, लेकिन मुझे चिंता तुम लोगों की है कि क्या होगा, ठीक है। वही होगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तुम चाय लेकर आओगे ऐसे, ठीक है, लड़की सामने से तुम्हें घूर के देगी कि तो मन ही मन सोचोगे मेरा तो किसी और के साथ है, मैं बताऊं कि नहीं। हे भगवान, ये भी रिजेक्ट कर दे तो ठीक है। यही होगा बेटा, वो दिन दूर नहीं है। आजकल वैसे इस तरह की चीजें चलने लगी हैं। हमें रिसेंट में एक केस पता लगा, तो यूरोप में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी जगह बेरोजगारी भत्ता इतना मिलता है जितना इंडिया में लोगों का खर्चा नहीं होता। मतलब वो उसमें भी लखपति हैं इंडिया के हिसाब से। तो एक जानने वाला ऐसा ही केस था, जयपुर घूमने आया था वो। जो गरीब होते हैं ना वो इंडिया घूमने आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में उनके पैसे आके हो जाते हैं ज्यादा। अच्छा है तो गरीब, पैसे तो खर्च कर नहीं पाएगा, इसलिए वो बड़े होटल में नहीं ठहरते। ये जितने होटल नए बने ना, ये एयरबीएनबी वगैरह, ये जो भी बना है सब, होम स्टे, इस तरह की चीज, ये ऐसे लोगों के कारण बने हैं। क्योंकि इंडिया में आने वाले टूरिस्ट की संख्या ऐसे लोगों की ज्यादा है जो बाहर बेरोजगारी भत्ता ही कमाई मानते हैं और इंडिया में आके घूमते हैं। लोग कहेंगे अबे फॉरेनर आया है, वो बात अलग है, उसके देश में वो फटीचर है, ठीक है। अब वो यहाँ आया, यहाँ के रह रहा है, उसको बढ़िया वीजा मिला मिला हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें पता लगा कि भैया थोड़े दिनों बाद एक ऐसे ही जानने वाली स्टूडेंट, उसकी छोटी सिस्टर शादी कर ली भैया, ठीक है। कहाँ का था? इटली का, ठीक है। कि उसने तो एक फॉरेनर से शादी करी है। किससे? बोला इटली का है और उससे शादी करी है। लोगों को भी बड़ी खुशी थी, अरे भैया विदेशी है और ऐसा वैसा, इतना पैसा यहाँ घूमने आया है, ये वो। अब बारी आई, एक बार तुम जाओगी तो सही इटली देखने की। नहीं, बोला नहीं, हिंदू रीति रिवाज से शादी करते, अपन यहीं रहेंगे, ठीक है। मैं अप्लाई करता हूँ, मैं आता जाता रहूंगा, सारी चीजें। नहीं नहीं, एक बार तो घूमने जाएंगे भैया, जैसे तैसे। अब वो राजस्थान वगैरह में मायरा वगैरह खूब आता, मामा वगैरह ने खूब पैसे दिए, मतलब गड्डी के गड्डी, टिकट बुक हुई, इटली घूमने जाएंगे। इटली घूमने गए, इटली जब घूमने गए तो वहां जाके देख रहे हैं उसकी स्थिति हमारे गांव से बुरी, ठीक है। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि भैया राजस्थान में मेरा गांव किसी रिमोट जगह पे होगा, उसका गांव रिमोट नहीं, रिमोटेस्ट है। मतलब जाने के लिए साधन एक ही है, वो ये, भाई छोड़ दे, लिफ्ट, ठीक है। वो एक बोलेरो पिकअप टाइप की गाड़ी आएगी, उसमें तुम्हारा सामान डालो, बैठो, जाओ। और किलोमीटरों तक चले जा रहे हैं। क्यों? हवाई जहाज की औकात नहीं, वहां तो अपनी मुद्रा चुकानी पड़ेगी ना। हवाई जहाज की औकात नहीं है। सबसे सस्ता साधन बस के जैसी चीज है, और बस खूब लंबे रास्ते से लेके जाती है। जहां आबादी होती है वहीं रुकती है, बीच में कहीं रुकती नहीं है। उधर का सिस्टम थोड़ा ना, ढाबा आ गया भैया, भैया 10 मिनट के लिए बस रुकेगी, चलते चले आ रहे हैं। वहां जाके उससे माथा पीट लिया, बोला ये, अरे भैया ये तो बहुत बुरी स्थिति है। बोला अगर यहाँ पे किसी को पता लग गया मैंने शादी कर ली, मेरा बेरोजगारी भत्ता खत्म। लड़की समझदार थी, बोले चल वापिस चल, पहले अपन घूम लेते हैं, फोटो वोटो डाल लेते हैं इंस्टा पे बढ़िया, तू वापिस चल। वापिस आ गए, ठीक है। वापिस आके क्या करा? बोला जो पैसा मिला उसका खोल लिया कैफे, ठीक है। कैफे खोला ये सोच के क्या, कि फॉरेनर है, वो सिर्फ एक काम करता है वहां बैठ के, क्या? काउंटर पे। जनता क्या देखने आती है? फॉरेनर ने खोला है। अबे चाय तो वही मिलेगी। मैंने कहा ना बेटा, लड़के की स्थिति यही हो जाएगी, पूरी इज्जत खत्म। वो तो लड़की गलती को छुपाने के लिए क्या नहीं करती, बाद में पता लगा ही, धीरे 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 जब बातें खुली सारी की सारी। कब तक वीजा एक्सटेंड करवाएगा बे? धीरे 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 जाके ये बात खुली, तब मालूम पड़ा कि भैया ऐसी स्थिति है कि अगर ये वहां गया तो मतलब वापस नहीं आएगा, अगर अकेला गया तो। एक बार तो ले आई हमारी लड़की इसको वापस, अब इसे वापस नहीं जाने देना। उसके लिए सिटीजनशिप वगैरह अप्लाई कर दी है, सारी राजनीतिक जुगाड़े चल रही हैं किसी तरीके से वो क्या हो जाए, इंडियन सिटीजन बन जाए।
दुकान भी बढ़िया चल रही है, सब सोचते हैं किसी फॉरेनर की और बढ़िया होगी, अलग होगी, कुछ डिफरेंट होगा, ऐसा वैसा। बस उसी के जैसे चार पांच और आ जाते हैं, दिन बढ़िया कट जाता है उन लोगों का। या तो बेटा इतनी समझदार ले आना, या फिर तैयार रहो गोल रोटी बनाने के लिए तुम, ठीक है ना। बस। हाँ, तो मैं पूछ रहा था क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पहले वाले में assertion रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बताइए, ऊट पटांग बकवास की बातें बताओ तो सारा ध्यान वहीं आ जाता है, इतनी आवाज निकलने लगती है, पढ़ा रहे हो तो इतनी आवाज कभी नहीं निकलेगी। स्टेटमेंट वन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। स्टेटमेंट टू, कारण, कौन सा सेल? ये हैप्लॉइड सेल क्या है? गलत है, रॉन्ग नंबर यही है। हैप्लॉइड के कारण ये हो जाएगा फॉल्स, हैप्लॉइड के रीजन में ये हो जाएगा फॉल्स, और ये तो है ट्रू। यहां पर ए भी ट्रू, आर भी ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो क्या वो फूड ब्लॉगर नहीं होते हैं, वो पहुंच गए ऐसे ले लेके यूं, उन्होंने रील वील बना दी, वो फेमस फेमस हो गए, लोग बाग आने लगे, बाद में एक दो फूड ब्लॉगर को पता लगा तो उन्होंने माथा पीट लिया, बोला यार कहाँ चले गए थे हम। खैर उनको तो फोकट का चंदन किसना होता है, क्या दिक्कत है। गए, फोकट का पास्ता खाया, पिज्जा खाया, कॉफी कटकाई, 1,000 रुपए और ले लिए, चल पड़े। बाद में बोलते हैं अरे यार वो तो फर्जी है। उन दो उससे क्या लेना देना भाई, ठीक है। वो ऑथेंटिक इटालियन लिखे तो लिखे, है तो इटालियन असली में ना। आदमी फर्जी हुआ तो क्या हुआ, है तो इटालियन ही ना, उसमें कोई गलती तो है नहीं। खैर, ये सबके अपने अपने टैलेंट है, लेकिन मियोसिस माइटोसिस से अलग होता है, ठीक है। किताब में कहीं टेबल बना के डिफरेंस नहीं देता, हमें ढूंढना पड़ेगा क्या टेबल बना सकता हूं। देख, पूरा नहीं लिखने का, एनसीईआरटी की लाइनें ही हैं, ध्यान से सुनना। पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइंस अलग अलग ब्रेक करी हैं, उसमें पैराग्राफ में लिखी हैं। ये लाइन है अबाउट हाउ मियोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। हाउ मियोसिस differs from mitosis। देखते जाओ डिफरेंस कहां लिखे, ये हेडिंग होगी और ये लाइन होंगी, ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी नहीं, सिलेक्टेड चीजें सुनिएगा। टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस टू। शॉर्ट में बोलूं, डीएनए रेप्लिकेट वंस, सेल डिवाइड्स ट्वाइस। सेल 2 बार डिवाइड किया है, माइटोसिस में कितनी बार डिवाइड किया था? 1, ये गया। फिर meiosis 1 begins after replication of chromosome to form identical sister chromatid at the S phase। ये बात सेम है, छोड़ दे, जो डिफरेंस है वो ढूंढ रहे हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नंबर 2। नंबर 3, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम, रिकॉम्बिनेशन बस, तीसरा। चौथा है द प्रोडक्ट इज 4 डिप्लॉइड सेल्स, सॉरी हैप्लॉइड सेल्स। माइटोसिस में ऐसा नहीं था, क्लियर। ये वाली बातें ऐसी हैं जो माइटोसिस को और मियोसिस को अलग करती हैं। अब बात याद रखने की कि माइटोसिस किस में हुआ है, तो हम कहते, सॉरी मियोसिस किस में हुआ है, तो अ मियोसाइट इज, मियोसाइट कौन है? अ मियोसाइट इज कैसा सेल है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड सेल। माइटोसाइट कैन बी ईदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, कोई भी। और डिप्लॉइड सेल में कौन हो सकता है?
जाइगोट। जाइगोट के लिए सिनोनिम यानी उसकी जैसे कोई और पर्यायवाची बताने समानार्थी, तो हम लिख रहे हैं जाइगो स्पोर। एक और नाम होता है उ स्पोर। डिफरेंस है, जब आएगा तब पढ़ेंगे। सेकंड, दूसरा कौन हो सकता है, तो अभी पढ़ा था एनिमल सेल में गैमीट बनाने वाले जर्म सेल्स। तीसरा मैंने बोला लैंड प्लांट्स यानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोर मदर सेल्स, SMC कहते हैं। ठीक है, जबकि यहां पे 4 हेप्लॉइड सेल बने, मतलब मियोसाइट को तो डिप्लॉइड होना चाहिए था। माइटोसिस तो हेप्लॉइड या डिप्लॉइड किसी में भी हो सकती है। वो हेडिंग नंबर 1, ये सीक्वेंशियल साइकिल वाली बात। ठीक है, पहली बात सीक्वेंस वाली कि वो कितने होते हैं, 2 बार डिवाइड करते हैं, एक। दूसरा कैरेक्टर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तीसरा कैरेक्टर रिकॉम्बिनेशन। चौथा कैरेक्टर हेप्लॉइड सेल्स। मियोसाइट क्या होगा, डिप्लॉइड ही होगा। माइटोसाइट हेप्लॉइड भी हो सकता था। 1 2 3 4 5, यही 5 चीजें लिखना बस, पूरा का पूरा नहीं, सारी चीजें नहीं लिखनी है, पूरा सफेद नहीं लिखना है, सिर्फ बॉक्स वाला। क्या मियोसाइट डिप्लॉइड ही होंगे ना, हाँ, जबकि माइटोसाइट हैप्लॉइड भी हो सकते हैं। अजीब बात कर रही है, अभी यहाँ कहाँ गया वो, ये अभी पूछा था ना, मियोसिस हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता, इसलिए कोई सीक्वेंस है किसी चीज को बताने का। डन हो गए। तो हम लोग ऐसी बातें और ऐड ऑन कर सकते थे
कि दैट मियोसिस को हम लोग माइटोसिस से कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, इज मोर कॉम्प्लेक्स। किससे? माइटोसिस से। डीएनए replicates once, whereas cell divides twice. जब सेल 2 बार डिवाइड करेगा तो उसके लिए अलग अलग स्टेज का नाम लिखा गया है। इन स्टेजेस को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इसकी डीपीपी मिली है, डीपीपी मिली है इसकी। कितनी है? 5 है? 9? 5 या 6 होंगी यार, 9 तो बहुत ज्यादा होती हैं। 9 तो क्लास नहीं मिली है पढ़ाने के लिए। डिवाइड ट्वाइस, जब 2 बार डिवाइड हुआ तो हम लिखते हैं एक तरफ मियोसिस फर्स्ट और दूसरा लिखते हैं मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में क्या डिफरेंस है? मियोसिस 1 इज एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन, इसी में ही एक्चुअल रिडक्शन होता है, असली यही है। वो तो माइटोसिस के जैसा है और ऐसा कोई और डिवीजन है नहीं, इसीलिए इसको लिखा जाता है हेटेरो, मतलब अदर टाइप, हेटेरोटाइपिक डिवीजन। अदर किससे? अदर माइटोसिस से अलग है, इसलिए बोल रहे हैं हेटेरोटाइपिक। हेटेरो मींस द अदर काइंड। मियोसिस 2 के लिए कहते हैं इट इज लाइक माइटोसिस, माइटोसिस नहीं है, माइटोसिस के जैसा, इसे लिखेंगे होमोटाइपिक डिवीजन। ये होमोटाइपिक डिवीजन कहलाता है। ज्यादा समय मियोसिस 1 पढ़ने को ही है, मियोसिस 2 तो माइटोसिस के जैसा ही है। होमो मतलब सेम, किसके से? इससे पहले कौन सा डिवीजन पढ़ा था? जब हम शुरू में चैप्टर का इंट्रो पढ़ रहे थे तभी बोला था सेल डिवाइड या मल्टीप्लाई करके 2 हो गए थे, तो वो कौन सा डिवीजन रहा होगा? इन जनरल डिवीजन जब बोला जाए तो किसके जैसा है? माइटोसिस। मियोसिस तो स्पेशल केस है भाई, हर जगह हर समय नहीं होता, लाइफ में एक बार होता है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़कर आइएगा मियोसिस, मोस्ट प्रोबेबली मेजर ऑफ द पोर्शन कर लेंगे। थैंक यू।